So in the last class, we had already discussed the things before, like to find the area of triangle and to find the area of the quadrilateral. So now the topic is almost ending. Tomorrow will be the test of a straight line. Keep that in mind. Okay, it might be after, it might occur after the class or during the class timing as well. So it might occur after the class or it might occur during the class. Okay, straight line and homogeneous, general equations of a straight line. The test will be taken for the both of the chapters. Okay. So yes, test will be taken online. उससे पहले का जो है वो आपको अपलोड में मिलेगा, आपने टेस्ट जरूर देना ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप कितने पानी में हैं, डूबे हुए तो नहीं है। अच्छा जी, homogeneous lines. What are basically homogeneous lines? Homogeneous lines are the lines, pair of lines passing through origin. देखो बेटा, ये बात आपको पता है कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास करती है, देखो अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है या नहीं करती है, दोनों सूरत में जरा समझ लें होता क्या है। आपके पास लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद होगा आपको। तो लाइन थ्रू ओरिजिन का मतलब है 0,0। सो लाइन थ्रू ओरिजिन 0,0 का मतलब है ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एम इंटू 0 प्लस सी, उसका मतलब हो जाएगा सी इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी जनाब, उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि लाइन 1 भी ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन 2 भी ओरिजिन से पास कर रही है। तो लाइन 1 की इक्वेशन हमने सपोज कर ली y इज इक्वल टू एम वन एक्स, और लाइन 2 की इक्वेशन सपोज कर ली हमने y इज इक्वल टू एम टू एक्स। और इस स्टेप पे हमने क्या किया, इस स्टेप पे हमने ये किया कि दोनों इक्वेशंस को इज इक्वल टू 0 बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंबाइन करने के लिए दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया, और ये देखिए हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे पास फॉर्मूला बन गया कंबाइंड m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो ये तो था कंबाइन करने का तरीका कि भाई आपने दोनों इक्वेशन को उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लाइंस की इक्वेशन आपस में कंबाइन हो जाएंगी। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब होता क्या है, नहीं सर होमोजेनस लाइंस फिर से रिपीट कर दें, रिपीट करने का मतलब ही फिर से होता है बेटा, ऐसी कुछ भी समझ में नहीं। बेटा ऐसी लाइंस जो ओरिजिन से पास करती हैं उनको हम कहते हैं होमोजेनस लाइंस। यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आर कॉल्ड होमोजेनस लाइंस। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये समझाया कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी सी की वैल्यू 0 होती है, तो लाइन की इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो हमारे पास जो लाइन थी पहली लाइन थी y इज इक्वल टू एम वन एक्स, दूसरी लाइन थी y इज इक्वल टू एम टू एक्स।
हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को इज इक्वल टू 0 बना लिया। दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालना चाहता था तो मैंने दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करके दिखाया। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मल्टीप्लिकेशन करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनस लाइंस की, जिसके अंदर एक अदद एक्स स्क्वायर होगा, एक अदद m1 प्लस m2 होगा, सॉरी एक अदद एक्स वाई होगा और एक अदद वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था कंबाइन करने का तरीका। कंबाइन करने का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्या, अगर हमें कंबाइंड फॉर्म गिवन होगी। देखो हमें जो कंबाइंड फॉर्म गिवन होगी वो ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब अगर मुझे कंपेयर कराना है इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन में आप देखें कि अगर मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ तो वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, जबकि यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है बी। तो यहाँ पर जो बी पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बी को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को मैंने बी से डिवाइड कर दिया। सही है। अब आप गौर से देखें कि एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा हुआ है, m1 m2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा हुआ है, a/b। तो आप देख सकते हैं कि m1 m2 को मैंने कंपेयर करा लिया a/b से। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक्स वाई के बराबर में क्या लिखा हुआ है, माइनस m1 प्लस m2, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई के बराबर में क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2h/b। तो क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ गई, -2h/b आ गई। ये बात सबको क्लियर हो गई कि m1 m2 की वैल्यू और m1 प्लस m2 की वैल्यू कैसे आई। प्लीज़ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। ठीक है जी। अब यहाँ लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा बाय सॉल्विंग। सो बाय सॉल्विंग का मतलब है कि इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया गया और यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यूज किसकी, m1 और m2 की। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमने m1 और m2 की वैल्यूज निकाल ली। m1 की वैल्यू आई जनाब -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइड बाय v, और m2 की वैल्यू आई जनाब -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab/b। यहाँ तक क्लियर है जनाब। सो इस तरीके से अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन गिवन हो तो हम उसको कंपेयर करा के m1 और m2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल सॉल्व हुई है। इस एग्जांपल में देखें क्या हुआ। हमने क्या किया, हमने कंपेयर कराया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a से, तो a की वैल्यू आ गई 3। फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट था जनाब 2h, तो 2h को हमने कंपेयर कराया -8 से, और फिर b की वैल्यू को हमने कंपेयर कराया 5 से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर में a, एक्स वाई के बराबर में 2h लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के बराबर वाला कंपेयर होगा a से, और एक्स वाई के बराबर वाला कंपेयर होगा 2h से, और वाई स्क्वायर के बराबर वाला कंपेयर होगा b से। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको।
तो आप देखें कि ए की वैल्यू 3, 2h की वैल्यू -8, तो फिर कंपेयर करा के h की वैल्यू -4 आ गई और फिर b की वैल्यू 5 आ गई। ये बात समझ में आ गई सबको? तो उसके बाद हमने M1 M2 का कंबाइंड फार्मूला यूज़ किया और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करने के बाद M1 M2 की जो वैल्यूज़ निकाली, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 5/3 नहीं है बल्कि 3/5 है। ये 5/3 नहीं है, ये 3/5 है। ठीक है जी, तो M1 M2 की दो वैल्यूज़ आ गई। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन क्या थी? लाइन 1 की इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m1x। और लाइन 2 की इक्वेशन थी, सॉरी, लाइन 1 की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू m1x और लाइन 2 की थी y इज इक्वल टू m2x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x दो अलग अलग इक्वेशन निकालनी। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? दो अलग अलग इक्वेशन करना आ गई आपको, ए, एच और बी की मदद से आपको इक्वेशंस अलग अलग करना आ गई। सना कह रही हैं नो। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो बेटा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के बराबर वाला देखा जो कि 3 है, इसको मैंने कंसिडर किया ए। जो एक्स वाई के बराबर में है मैंने उसको कंसिडर किया 2h, और जो वाई स्क्वायर के बराबर में है उसको कंसिडर किया मैंने b। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बराबर में लिखा हुआ है a, एक्स वाई के बराबर में लिखा हुआ है 2h और वाई स्क्वायर के बराबर में लिखा हुआ है b। तो एक्स स्क्वायर के बराबर वाला a कंसिडर होगा, एक्स वाई के बराबर वाला 2h कंसिडर होगा और वाई स्क्वायर के बराबर वाला b कंसिडर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद आप देखें a इक्वल टू 3 हो गया, 2h इक्वल टू -8 हो गया, 2 उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू -4 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने m का फॉर्मूला यूज़ किया, जो यहाँ पर निकाला था हमने m1 और m2 का, उसको यूज़ करते हुए हमने सारी वैल्यूज डाल के दो m की वैल्यूज निकालनी, एक आई 1 और दूसरी आई 3/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो लाइन 1 की इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू m1x थी। तो m1 की जगह पर मैंने 1 रख देना है तो y इज इक्वल टू x बनेगा। जबकि लाइन 2 की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू m2x थी। तो m2 की जगह पर मैंने 3/5 रखना है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3/5x बन गई। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया?
ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा जी, अब हमारे पास आगे चलते हैं हम। सर इससे पहले आप कौन कौन से चैप्टर करवा चुके हैं? फंक्शंस पढ़ा चुका हूँ और स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुका हूँ। फंक्शंस का जो लेक्चर है आपको अपलोड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, कुछ लेक्चर्स आपको अपलोड फॉर्म में दे दूं मैं डायरेक्ट, तो कोई मसला तो नहीं है? सबसे बात कर रहा हूँ बेटा। टेस्ट 2 और 3 का मिक्स हो सकता है टेस्ट, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, मिक्स टेस्ट ले सकता हूँ मैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी में टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड आता है, तो हम एमसीक्यूज बेस्ड ही लेंगे ना टेस्ट। कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा जी, एंगल बिटवीन द लाइंस की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, एंगल बिटवीन द लाइन से मुराद है कि हम बात कर रहे हैं इसकी, थीटा, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है? अच्छा जी, tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सबको याद है ये फॉर्मूला। अब अगर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं मैं, सो मेरे पास क्या होगा? tan थीटा का मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, m2 m और m1 की वैल्यूज यूज करते हुए, 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। क्लियर है ये बात सबको? तो एंगल बिटवीन द लाइंस जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, और ए एच बी कैसे निकलता है वो आपको पता है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर बनाई मैंने स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या बनाई? कि अगर a प्लस बी 0 के बराबर है या a जो है वो माइनस बी के बराबर है। यार m1 m2 का फॉर्मूला जो ऊपर था भाई वो पुट किया है सिर्फ, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ये रही भाई, ये रही, ये पुट की है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पता था ना आपको ये फॉर्मूला? इसके अंदर m1 और m2 की वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है? गॉट इट? अच्छा जी, अब स्पेशल कंडीशन क्या बनाई मैंने? कि अगर a प्लस बी 0 के बराबर है या फिर a जो है माइनस बी के बराबर है। देखो होगा क्या कि अगर तुम a प्लस बी की जगह पर 0 कर दो, अगर मैं इसकी जगह पर जो है वो 0 कर दूं, देखिए समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? समथिंग जो है अगर अपॉन 0 कर दिया जाए
तो आपको याद होगा कि समथिंग अपॉन जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो tan 90 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो अगर tan 90 इन्फिनिटी के बराबर है तो याद रखें लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी जीरो के बराबर है या a जो है वो माइनस बी के बराबर है तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्लियर हो गई सबको ये बात समझ में आ गई। चलिए जी नेक्स्ट मीटिंग ऑन करते हैं 2 मिनट बाद। नेचर ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो m है उसके अंदर ये जो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला पोर्शन है ये लिखा हुआ है रूट के अंदर। जब भी रूट की बात आएगी ना तो 3 कंडीशन बनेंगी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है आंसर को। ठीक है, अब आंसर अगर रूट का 0 से बड़ा आएगा तो बात अलग होगी, आंसर रूट का 0 से छोटा आएगा तो बात अलग होगी, और आंसर अगर 0 ही आ जाएगा तो बात अलग होगी। ठीक है, सो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जैसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर भी था। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 आ जाए या 0 से सॉरी 0 नहीं 0 से छोटी आ जाए तो होगा क्या कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो है वो क्या है, ये तो स्लोप है। तो स्लोप के अंदर अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब स्लोप आएगा आयोटा की फॉर्म में, और आयोटा की फॉर्म में आंसर आने का मतलब है कि लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, लाइंस हो जाएंगी जनाब इमेजिनरी। समझ आ गई बात। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है कि या तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा हो या एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो। देखो दोनों सूरतों में लाइंस रियल तो होंगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि रूट में नेगेटिव आ गया तो मतलब आयोटा आ गया। अब अगर रूट में नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो इसका मतलब अब आयोटा तो नहीं आएगा, जब आयोटा नहीं आएगा तो क्या होगा, रियल होगा। अब इसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर रूट की वैल्यू 0 हो गई, तो जब रूट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखें आपके पास जो m की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी जनाब माइनस एच अपॉन बी। तो m1 भी वही हुआ, m2 भी वही हुआ। तो m1 m2 जब दोनों वही होंगे तो लाइंस क्या कहलाएंगी, को इंसिडेंट कहलाएंगी। को इंसिडेंट क्यों कहलाएंगी जरा देखते हैं। देखे जनाब, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। सो अगर हम लाइन ड्रॉ, तो जनाब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी ओरिजिन से, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, एक और लाइन ड्रॉ कर दी ओरिजिन से, तो ये एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो अगर इनके स्लोप्स बराबर करने हैं, देखिए स्लोप अगर आपने बराबर करने हैं तो अभी देखें स्लोप किस पर डिपेंडेंट है, स्लोप डिपेंडेंट है इनके एंगल पे। देखें इसका एंगल ये रहा, ठीक है, और इसका एंगल ये रहा। तो दोनों एंगल्स डिफरेंट हैं तो इसलिए दोनों के ग्रेडियंट्स मतलब स्लोप्स डिफरेंट हैं। लेकिन अब अगर बात करूं कि भाई लाइन वहीं से गुजर रही है तो कैसे गुजरेगी, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो लाइन गुजर रही है जनाब वो गुजर रही है ओरिजिन से ये, और अब मैं आपसे कहता हूं कि दूसरी लाइन भी ओरिजिन से गुजरेगी और सेम एंगल पे गुजरेगी। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब वो सेम एंगल से गुजरेगी तो उसके ऊपर नहीं आ जाएगी वो, तो क्या कहलाएंगी लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी। ये को इंसिडेंट वाली बात क्लियर हो गई।
ये कौन सी है? को इंसिडेंट। और ये कौन सी है? ये है डिस्टिंक्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको कि कोइंसिडेंट लाइंस कैसी दिखेंगी और डिस्टिंक्ट लाइंस कैसी दिखेंगी? ठीक हो गया जनाब। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर पेयर की। परपेंडिकुलर पेयर से मुराद क्या है? देखिए हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। अब सीन ये है बॉस कि ये है हमारे पास लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो दिखने में ऐसी हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक और लाइन है। तो जनाब दो सफ़ेद लाइनें जो है ना, ये हो गई होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस। और जो ब्लैक लाइंस हैं मैं उनको कह रहा हूँ एक और पेयर ऑफ होमोजेनियस लाइंस, जो कि पहले पेयर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जनाब अगर मैं आपको बताऊं इनके नाम, तो जनाब ये रही L1। L1 ये हो गई जनाब L2। L1 के परपेंडिकुलर जो है ना, वो है जनाब L3। L3 नहीं, सॉरी, मैंने L1 डैश लिखा है। तो L1 डैश जो है ना, वो L1 के परपेंडिकुलर है। और L2 डैश जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि L1 डैश परपेंडिकुलर है L1 के, और L2 डैश परपेंडिकुलर है L2 के। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए अगर परपेंडिकुलर है तो आपको ये बात पता है कि जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है, उल्टा करके साइन चेंज हो जाता है। पता है ना सबको? तो आप देखें कि L1 डैश की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई? वो हो गई y इज इक्वल टू -1/m1x, और इसकी हो गई y इज इक्वल टू -1/m2x। जबकि लाइन वन की अपनी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू m1x। परपेंडिकुलर किया तो क्या हो गई? y इज इक्वल टू -1/m1x। अच्छा, लाइन टू जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन टू डैश, परपेंडिकुलर लाइन टू के, तो लाइन टू की अपनी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू m2x। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अब क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -1/m2x। ये बात क्लियर हो गई सबको? कोई मसला यहाँ तक? क्लियर है जी? तो अब अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन को कंबाइन करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा m1 m2 y² प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि m1 m2 की जो वैल्यू है वो है a/b, और m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h/b। जनाब वो पुट कर दी मैंने, और उसको पुट करने के बाद मैंने ले लिया एलसीएम। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो हमने क्या देखा कि ये बन गया a/y² -2h(xy) प्लस bx² इज इक्वल टू 0। तो अगर हम अपनी मेन इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप देखें कि यहाँ पर जो y² है उसका कोफिशिएंट a है, जबकि x² का कोफिशिएंट b था। और आपको याद होगा कि जो वो वाली इक्वेशन थी उसमें ax² था, यहाँ पर bx² है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट्स जो है वो इंटरचेंज हो गए। ये y² के साथ a चला गया और x² के साथ b चला गया, जबकि पहले x² के साथ a था और y² के साथ b था। जिनीरा ने ज्वाइन किया है, ये कोई न्यू स्टूडेंट है? ओके,
और हमने ये देखा कि हमारे पास जो 2h(xy) था वो पॉजिटिव था, जबकि यहाँ पर 2h(xy) के साथ जो है वो नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। तो जनाब हमने यहाँ पर एक सवाल कराया आपको, वो सवाल ये है कि आपको सवाल दिया गया है कि 3x² + 4xy + 2y² = 0, और आपसे कहा गया है कि जनाब फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर पेयर टू द गिवन लाइंस। ये बात समझ में आ गई? ये सवाल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर पेयर टू द गिवन लाइंस। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा भाईजान कि मैंने x² की जगह पर लिख दिया y², y² की जगह पर लिख दिया x², और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने प्लस की जगह कर दिया माइनस। समझ आ गई बात? सबको क्लियर हो गया जनाब कि परपेंडिकुलर पेयर जो है वो कैसे निकाला जाता है?